हेलो बच्चों ये मेगा रिवीजन प्रोग्राम का जो हमने सेट 5 का ये डिस्कशन वीडियो लेक्चर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हमारे पास क्या गिवन है, एक nth टर्म गिवन है और हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि फाइंड द फिफ्थ टर्म। nth टर्म गिवन है और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, ये जो nth टर्म है इसमें n की जगह पे क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे। तो n की जगह पे 5 डालोगे तो -1 पे पावर 5 -1 2 पे पावर 5 +1। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, -1 पे पावर 4, तो निगेटिव नंबर पे इवन पावर पॉजिटिव होगा, और 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 का वैल्यू क्या होता है 64। तो इसका क्या मतलब है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/2 + x। तो बच्चे ये tan π/2 + x ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, माइनस कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका तो ऑप्शन बी होगी यहाँ पे, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो ए की तो प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/5, तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस 3/5 विच इज़ इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है u f(x) और v गिवन है g(x). तो हमें u/v का क्या बोला है, डेरिवेटिव पूछ रहा है। कहने का मतलब है कि हमसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन रूल होता है ना, u/v का डेरिवेटिव। बट यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या हो सकती है बच्चे, तुम लोग जो करते हो कि जब हमने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया ना, तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे छोड़ देते हैं। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि v को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, स्क्वायर किया तो v को छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़ देंगे u को, उसके बाद किसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ये है करेक्ट ऑप्शन। देखो डिनोमिनेटर छोड़ा हुआ है ना, और फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया है माइनस, फिर डिनोमिनेटर को क्या किया है, छोड़ दिया है। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वी यू डैश माइनस यू वी डैश, बी नहीं है बच्चे, ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं है। यहाँ पे भी जो होगा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये क्या होगा हमारा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी, इस बात को ध्यान में रखोगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि लिमिट ऑफ f(x माइनस जी एक्स)। बच्चे ये जो f(x माइनस जी एक्स) इसका लिमिट निकालना है व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए। तो बेटा ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, लिमिट का लिमिट क्या होता है, सम और डिफरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे देख लो, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए f(x) माइनस x इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए g(x), ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर एनी टू सेट देन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ए और बी अगर दो सेट हैं तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन 6 आई थिंक मैंने नहीं लिखा है। तो ए माइनस बी ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये क्या होगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे देखो। ठीक है, ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, इंटरसेक्शन बी, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओरिजिन पे रेडियस 1 है। तो बेटा ये भी तो सिंपल सी बात है, ये सर्कल का इक्वेशन होता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जिस सर्कल का सेंटर हमारा h, के पे हो, रेडियस r हो, तो h और k की जगह 0 0 डाल दो, r की जगह 1 डाल दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x² + y² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशन क्या है हमारा ऑन द सेट ए। तो रिलेशन जो होता है बच्चे हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। अगर रिलेशन ए सेट में है दिस मीन्स डैट आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यही बात लिखा हुआ है, आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हमारे पास एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स। देखो हमारे पास क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ ऐसे करके प्लस x पे पावर 100। बच्चे इसमें जो टर्म है ना वो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ रहा है 1 पे। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हमने कर दिया डिफ्रेंशिएट। जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी एक टर्म पॉजिटिव आएगा, एक टर्म निगेटिव आएगा।
1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे पैटर्न समझने वाली बात क्या है कि जो भी x पे पावर इवन होता है ना, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है और ऑड का पॉजिटिव होता है। जैसे देखो x पे पावर 2 है तो -3 है, x पे पावर 3 है तो प्लस का 4 है, x पे पावर 4 है तो माइनस का 5 है। तो ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि 0 तो 0 ही रह गया। उसके बाद हमने इसमें से ये एफ डैश एक्स हो गया, यही आ गया हमारा एफ डैश एक्स। अब जब हमें एफ डैश एक्स मिल गया, यहाँ पे जब हमें एफ डैश एक्स मिल गया तो एक्स का वैल्यू 1 डाल दिया। 1 डालने पे हमें क्या मिल गया, -1 + 2 -3 + 4s अप टू 100। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हें समझना क्या है बच्चे, जितने भी ऑड टर्म्स है ना, सभी ऑड टर्म्स हैं पॉजिटिव, ये निगेटिव, और सभी इवन टर्म्स हैं पॉजिटिव। पहले इसको समझना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि 1 से लेके 100 तक भी यहाँ से, ठीक है, तो 1 से 100 है, इसका मतलब कि 50 टर्म्स होंगे ऑड जो कि सभी निगेटिव है, 50 टर्म्स होंगे इवन जो कि सभी पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब कि इस ब्रैकेट में 50 टर्म्स है, इस ब्रैकेट में 50 टर्म्स है। हमने इन सभी निगेटिव से माइनस कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, 1 + 3 + 5 अब +99, और इस ब्रैकेट से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1 से लेके 50 तक हो गया। यहाँ पे बच्चे हमने, या तो तुम चाहो तो यहाँ पे AP का सम लगा दो 50 टर्म्स का, यहाँ पे AP का सम लगा दो 50 टर्म्स का, तो ये AP का सम लगा दिया है। ठीक है, या तो अगर तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखा है और वैसी बात पढ़ा है तुमने, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। सम ऑफ 50 टर्म्स मैंने यही किया है, सम ऑफ 50 टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ किया है। या तो तुम AP का सम लगा दो सम ऑफ 50 टर्म्स का, या तो सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। उसके बाद कैलकुलेट कर लो, ये हमारा AP का आ गया, इसको कैलकुलेट करो तो 50 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, D हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है बच्चे, हमारे पास द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स क्या होगा, जेड का एलिमेंट होगा। ठीक है, और एक्स हमारा -x इंटीजर होना चाहिए, और x -1/2 से 9/2 के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उन सभी इंटीजर का सेट बनाओ जो -1/2 से बड़ा है, 9/2 से छोटा है। तो सबसे पहले बच्चे -1/2 होता क्या, -0.5, 9/2 क्या होता है 4.5। तो -0.5 से 4.5 के बीच के सभी इंटीजर का, z है ना, इंटीजर का सेट बनाओ। तो देखो -0.5 से बड़ा क्या होगा बच्चे, एक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4, बस हो गया, यही इंटीजर आ रहे हैं, तो इसका सेट बना लिया हमने, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेक्शन बी में देखो, ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। बोल रहा है कि एक व्हील जो है वो 360 टाइम्स रिवॉल्व करता है 1 मिनट में, तो कितने रेडियन रिवॉल्व करेगा 1 सेकेंड में। ठीक है, तो बच्चे 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट, वो है 60। सो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड में क्या है 360, तो 60 सेकेंड में 360 टाइम्स रिवॉल्व करता है, तो 1 सेकेंड में क्या करेगा 360/6, इसका मतलब 6 टाइम्स रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अब जो व्हील, कोई भी व्हील एक टाइम रिवॉल्व करेगा तो एंगल क्या फॉर्म करेगा, 2π रेडियन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। तो 6 टाइम्स रिवॉल्व करने में कितना एंगल मेट करेगा, ये कंप्लीट करेगा, 6 × 2π रेडियन मीन्स 12π रेडियन, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। कोई कॉइन है, उसको 3 बार फेंका गया है, ये सारे इवेंट को बोला कंसिडर करने को। A, no head appear, B, exactly 1 head appear, C, at least 2 head appear. Do they form a set of mutually exclusive and exhaustive event? क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस लिख लिया बच्चे, 3 बार फेंकोगे ये सैम्पल स्पेस आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 8। ये तीनों इवेंट्स जो गिवन है ना क्वेश्चन में वो लिख लिया। नो हेड अपेयर ये हो गया, एग्जैक्टली 1 हेड अपेयर ये हो गया, एटलीस्ट 2 हेड अपेयर ये लिख लिया। A यूनियन B यूनियन C लिया। ठीक है, A यूनियन B यूनियन C हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गया, तो A यूनियन B यूनियन C सैम्पल स्पेस आ गया। इसका मतलब कि जो इवेंट है ये क्या है, एग्जॉस्टिव तो है, ये तो बात पता है। आई होप तुम्हें एग्जॉस्टिव इवेंट किसे बोलते हैं वो पता होगा। अब A इंटरसेक्शन B फाई है, A इंटरसेक्शन C भी फाई है, B इंटरसेक्शन C भी फाई है, तो A इंटरसेक्शन B फाई, A इंटरसेक्शन C फाई, B इंटरसेक्शन C फाई, और तीनों सेट का यूनियन क्या हो गया सैम्पल स्पेस। देख लो यहाँ पे
इसका मतलब है कि ये जो तीन इवेंट्स हैं ना, ए बी एंड सी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एज वेल एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये डेटा गिवन है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक मिनट, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमें मीन निकालना होगा, उसके बाद मीन डेविएशन निकालना होगा। ठीक है, तो एक्स आई लिखा, मीन इसका हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया बच्चे। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन आ गया 10। सभी डेटा का, ये जितने भी डेटा दिख रहे हैं ना, इन सभी का डेविएशन ले लिया। कहाँ से? मीन के अबाउट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये डेविएशन लिया है मीन के अबाउट यहाँ पे। तो ये सारा डेविएशन आ गया सभी डेटा का अबाउट मीन, ये सब डेविएशन हो गया। ठीक है, डेविएशन का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये सब आ गया डेविएशन का मैग्नीट्यूड ये। ठीक है, तो अब डेविएशन का सम क्या आया? 24। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा? डेविएशन का सम, ये जो डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू का सम जो कि है 24 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा, क्या है? 8। तो 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अगर सर्कल में 21 पॉइंट्स है तो टोटल कितने कॉर्ड ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो बच्चे सर्कल में क्या होता है कि जितने पॉइंट्स होते हैं ना सर्कल पे, अगर ये सर्कल है तो किसी भी दो पॉइंट को अगर तुम सेलेक्ट कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, तो कॉर्ड आ जाएगा। तो 21 पॉइंट्स है, इसका मतलब कि 21 पॉइंट से कितने कॉर्ड बनेंगे? इसका ये मतलब है कि 21 पॉइंट में से तुम जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लोगे 2 पॉइंट्स का, उतने ही कॉर्ड बनेंगे। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम 21 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉर्ड। तो क्या हो जाएगा? 21C2। 21 पॉइंट में से दो पॉइंट को कंबाइन करो तो एक कॉर्ड मिल जाएगा। 21C2 का वैल्यू निकालो, 210 आंसर है बच्चे। उसके बाद क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में एक्सपैंड करने के लिए बोल रहा है इसे, ये बाइनोमियल को। तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो आता ही है, a + b पे पावर 4। फार्मूला क्या होता है? 4C0, x पे पावर 4 - 0 और y पे पावर 0। यहाँ पे बच्चे x का काम x² कर रहा है और y का काम 3/x कर रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करना है बस तुम्हें, केयरफुल ध्यान में रखे कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, कंप्लीमेंट ऑफ ए बोल रहा है। तो ये तो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर देखो, ए सेट के जितने एलिमेंट है ना उसको हटा दो। तो कौन कौन सा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में? ए का 1 है, देखो यहाँ भी 1 है ना प्रेजेंट, तो 1 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया, 7 हटा दिया, 9, यही है। तो बचा हुआ जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गया वो ए कंप्लीमेंट हो गया। तो क्या हुआ? कौन सा एलिमेंट बचा यूनिवर्सल सेट में? 2, 4, 6, 8, 10, तो ये कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, आंसर आ गया। साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? साइन a + b करेंगे। ए का काम क्या कर रहा है? 45 डिग्री, बी का काम क्या कर रहा है? 30 डिग्री। तो साइन 45 + 30 कर दिया, इसमें साइन a + b का फॉर्मूला लगा दिया, साइन a × cos b + cos a × साइन b, वैल्यू प्लग करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास एक सेट ए दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, XY बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? X भी एक एलिमेंट है, Y भी एक एलिमेंट है। बच्चे जो रिलेशन है ना वो सेट ए से ए में है। ठीक है, और रिलेशन का कंडीशन क्या दे रखा है? 3x - y = 0। तो यहाँ से 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा? y। अब x का वैल्यू तुम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो? 1 से लेके 14 तक। बट ध्यान में रखना है कि y का वैल्यू भी 1 से 14 के बीच में आना चाहिए। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 लेंगे ना तो y का वैल्यू 3 मिलेगा, तो 1,3 रिलेशन में आ गया। फिर 2 लेंगे तो 2,6 रिलेशन में आ गया। 3 लेंगे यहाँ पे x की जगह तो 3,9 हो गया। 4 लेंगे तो 4,12 हो गया। बट अगर हमने यहाँ से x का वैल्यू 5 ले लिया तो y का वैल्यू 15 होगा। बट 15 तो एक एलिमेंट है नहीं, बिकॉज रिलेशन तो है हमारा सेट a to a। इसका मतलब x की वैल्यू भी a से होगा एंड y की वैल्यू भी a से होगा। y का वैल्यू हम a से बाहर तो ले नहीं सकते। तो बस इसका मतलब क्या है कि x का जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 4, 3, 2 एंड 1। तो ये तो हमारा आ गया रिलेशन।
अब जब रिलेशन आ गया तो हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट का जो सेट होता है ना वो डोमेन होता है। को डोमेन क्या होता है? सेकंड सेट। रिलेशन जो है हमारा ए टू ए है, तो को डोमेन हो जाएगा हमारा सेकंड सेट ए। और रेंज क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर के हर दूसरे दूसरे एलिमेंट का सेट। तो दूसरा दूसरा एलिमेंट क्या है? 3, 6, 9, 12, तो वो कोड रेंज हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है बच्चे, इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लिखो। तो आयोटा पे पावर 9 प्लस आयोटा पे पावर 19 कैसे निकालेंगे? इस पावर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 1, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो आयोटा पे पावर 1 हो जाएगा। आयोटा पे पावर 19 है ना, तो 19 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 से 16, तो रिमाइंडर क्या होगा 3, तो आयोटा पे पावर 3 हो जाएगा। तो आयोटा पे पावर 1 तो आयोटा ही रहेगा, और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, तो ये हो गया 0। 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू 0, तो हो गया प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था कि यहाँ पे बेटा आर फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल नहीं है, आर फैक्टोरियल है। तो n की जगह डाल दो 6 एंड r की जगह 2 डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्या बोल रहा है बच्चे कि इसको बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये 6 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाया हमने, यहाँ पे ये उठाया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया? कॉट पाई बाई 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट है। 5 पाई बाई 6 को क्या लिखा? पाई माइनस पाई बाई 6। यहाँ पे 10 पाई बाई 6, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1/3 के इक्वल होता है। ठीक है। कॉजेक पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉजेक थीटा। तो यहाँ पे कॉजेक पाई बाई 6, कॉजेक पाई बाई 6 भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि ये हमें प्रूफ करना है बच्चे, इसको ना हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करें क्या हमने कि 3x किसके इक्वल होता है? 2x प्लस एक्स के इक्वल होता है। दोनों पे tan अप्लाई कर दिया, तो tan 3x का वैल्यू क्या होगा? tan 2x प्लस एक्स। फिर यहाँ पे ना tan 2x में tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देखो ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टर्म्स को अरेंज करो, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4 एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन। बोल रहा है कि भैया एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालो जो 2, -2 एंड 3, 4 इन दोनों पॉइंट से भी पास कर रहा है, और जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। हमने क्या माना? हमने बोल दिया कि भैया सर्कल का जो इक्वेशन है वो ये है। ठीक है। अब अगर हमने ये सर्कल का, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना सर्कल का, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? h कॉमा के रेडियस क्या हो जाएगा r। यहाँ पे क्या बोला है? द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4 इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये जो सर्कल का इक्वेशन है इसको ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट सेटिस्फाई किया तो x की जगह 2 और y की जगह -2 डाला तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फिर ये 3, 4 वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई किया तो x की जगह क्या डालेंगे? x की जगह 3 एंड y की जगह 4, तो ये इक्वेशन आ गया। उसके बाद सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या h कॉमा के, जो कि किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 पर। तो h कॉमा के x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह h और y की जगह k डालो, ये तीसरा इक्वेशन आ गया। इन तीनों इक्वेशन में हमने क्या किया? सॉल्व किया इन तीनों इक्वेशन को। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देख लेना कैलकुलेशन। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करके h, k और r का वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ पे हमें आर स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 12.58, एच का वैल्यू मिल गया 0.7 और के का वैल्यू मिल गया 1.3। एच, के और आर स्क्वायर के वैल्यू को उठा के इसमें डाल दिया, इस इक्वेशन में यहाँ पे, तो सर्कल का इक्वेशन आ गया। सिंपल सी बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट अ रिलेशन आर x, x³ x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। x क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे पास x की जगह डालो 10 से छोटा प्राइम नंबर। पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 2 के बाद है 3 प्राइम नंबर है, फिर है 5 है, 7 है। 10 से छोटा यही है ना, 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पे हमने डाला 2, 3, 5, 7, तो एक ही ऑर्डर पेयर, ये सब बन गया। तो डोमेन क्या बन गया? हर एक ऑर्डर पेयर का पहला पहला एलिमेंट 2, 3, 5, 7। रेंज क्या बन गया? हर एक ऑर्डर पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट 2³ 3³ 5³ 7³। तो ये रेंज हो गया, डोमेन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चे एक फंक्शन गिवन है, क्या बोल रहा है? f0, f7, f-3 निकालो। तो बस x का वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ पे पुट कर दो x की जगह 0 तो f0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो निकाल रखा है हमने।
इसमें बोल रहा है क्या, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, क्वेश्चन नंबर 26 में। तो बच्चे डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए ये जो फंक्शन है ना हमारा, तो ये तभी डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर x-1 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। तो x का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये डोमेन आ गया। रेंज निकालने के लिए बच्चे, एक तो तुम अगर ग्राफ में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो तो 1 सेकेंड में ग्राफ समझ जाओगे इस फंक्शन का क्या है। ये ग्राफ है x-1 का, यहाँ पे ये 1 है, तो रेंज तो साफ साफ दिख रहा है 0 टू इन्फिनिटी है, यही है ना रेंज, ऊपर तक 0 टू इन्फिनिटी। तो रेंज तो अगर ग्राफ में है तब तो 1 ही सेकेंड में पता चल गया। अगर नहीं ऐसे है तो तुम ऐसे देखो, ये जो y है ना, ये जो लिखा है √(x-1), तो ये जो चीज़ है ये √(x-1), ये तो ऑलवेज क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, तो उसका मतलब रेंज 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बच्चे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, तो पहले तो डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है fx cos x दे रखा है, इसमें हमने वैल्यू पुट किया। फिर यहाँ पे बच्चे हमने ना cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ पे cos a माइनस बी का, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास ये। उसके बाद हमने क्या किया कि ये x और ये x कैंसिल होकर h/2, ये जो 2 है ना इसको h के डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया, sin x अपॉन x के फॉर्मेट में ये 1 हो गया। इसमें h की जगह 0 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, -sin x आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एक बात हमेशा याद रखना तुम लोगों को, ये हमेशा बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तब तो तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है। और अगर सीधे फंक्शन गिवन है और बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव, इसका मतलब हमें एमओडी यूज़ करना है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मीन्स प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, ये सब यूज़ करना है। तो बच्चे यहाँ पे ये फंक्शन है, यूज़ क्या करोगे, u अपॉन वी फॉर्म। ठीक है, u अपॉन वी फॉर्म यूज़ होगा, तो कर दो डिफरेंशिएट इसको u अपॉन वी। तो यहाँ पे कर लो, सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, तो u अपॉन वी फॉर्म कर लो। और मैंने ये जो कैलकुलेट किया ना काफ़ी डिटेल से कैलकुलेट किया हुआ है, अगर तुम देखोगे छोटा छोटा स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आंसर आ जाएगा। आ जाओ सेक्शन डी में, फाइंड द नंबर ऑफ 8 लेटर अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। डॉटर वर्ड है, इसको हमें रीअरेंज करना है जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे आए और सारे वॉवेल्स इकट्ठे ना आए। तो बच्चे अगर मैंने ये काउंट कर लिया कि जिसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठे हैं, तो टोटल परमुटेशन में से अगर मैं ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अगर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, ये कैलकुलेट कर लिया, और टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन में से ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। सिंपल सी बात है। क्या है इसमें, कितने वॉवेल्स हैं, 3 वॉवेल्स हैं, यू ए ई, और ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब हमने क्या किया कि ये जो वॉवेल्स है ना, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, इसको हमने एक लेटर मान लिया, और यहाँ पे कितने हैं, 2 4 5, इसको एक लेटर माना, तो कितने हो गए, 6। तो लिख दिया 6 फैक्टोरियल, और ये जो एक लेटर है एक्चुअल में तो ये 3 लेटर है, ये भी तो आपस में परम्यूट होगा, तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, डॉटर का अगर तुम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन लोगे तो सबसे पहली बात देखोगे कि डॉटर में सभी जितने भी लेटर है ना वो सभी डिफरेंट है। तो टोटल कितने हैं, 2 4 6 8, 8 है, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। ठीक है, 8 फैक्टोरियल होगा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, उसमें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ गया, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, ये जो है हमारा बच्चे सॉल्यूशन, ये भी है 29, ये और पार्ट में। इसमें क्या बोला, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मेनी 4 कार्ड और ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड निकालना है, ठीक है, चारों कार्ड सेम सूट का है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चे, चारों कार्ड सेम सूट का है, तो टोटल कितने सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं, सब मैंने डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो डायमंड होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है, हार्ट होता है, ये 4 सूट होते हैं। चारों कार्ड सेम सूट का होना चाहिए, तो डायमंड से 4 निकालेंगे,
क्लब से 4 निकालेंगे, स्पेड से 4 निकालेंगे, हार्ट से 4 निकालेंगे, तो डायमंड से 4 निकालने की कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? 13C4। सेम लाइन से क्लब से भी 13C4, 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 तो ये आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट शूट। 4 कार्ड जो है ना वो चारों अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट शूट से होने चाहिए। तो इसका मतलब हर एक से एक एक कार्ड निकालेंगे। तो डायमंड से एक निकालने का क्या हो जाएगा, कितने वे से निकाल सकते हैं? टोटल 13 डायमंड से 13C1, फिर क्लब से, फिर स्पेड से, हार्ट से, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ गया। सेम कलर का बोल रहा है, तो हमारे पास 2 ही कलर है, एक तो ब्लैक और एक तो रेड, यही 2 कलर है कार्ड में। तो ब्लैक से 4 निकाल लो, रेड से 4 निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। ब्लैक टोटल कितने? 26, रेड कितने? 26, दोनों से 4 4 निकाल के ऐड कर दो, तो ये देखो आंसर आ जाएगा। यहाँ से 4 4 निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चे ये tan x फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये tan x हमारा ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, tan x है, इस फंक्शन में डालो। फिर यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए माइनस बी का, तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। और ये जो एच है और ये वाला दोनों डिवाइड होके ये तो स्टैंडर्ड लिमिट में आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 1 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। एच को 0 डाल दो तो 1 कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स आंसर हो गया। बेटा ये जो और ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन गलती से रिपीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये वाला ऑलरेडी बता दिया है 28। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाओ। 31 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विथ मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस कहाँ पे? एक्स एक्सिस, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस कॉमा दिस। बोल एलिप्स का इक्वेशन निकालो जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। तो बच्चे अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो इलिप्स का इक्वेशन जो होता है वो ये होता है। क्या होता है? वो ये होता है, ये इलिप्स का इक्वेशन होता है। ठीक है। कोनिक सेक्शन में बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बिना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इलिप्स का इक्वेशन है, साथ में ये भी याद होना चाहिए कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। बच्चे इलिप्स जो है किससे पास कर रहा है? 4,3 से, तो 4,3 को सेटिस्फाई कराया तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन। इसमें 1/a स्क्वायर को अल्फ़ा बोल दिया, 1/b स्क्वायर को बीटा बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इलिप्स के इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोला। फिर दूसरा पॉइंट -1,4 भी सेटिस्फाई कर रहा है तो करवाया, तो फिर 1/a स्क्वायर को अल्फ़ा बोल दिया, 1/b स्क्वायर को बीटा बोल दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, इसको थर्ड इक्वेशन बोल दिया। बच्चे ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, ये दोनों, इससे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू अब कैसे निकालो? 9 10th में पढ़ाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे भी करके यहाँ से इस 2 इक्वेशन से अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालो। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया है। जब अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकल जाए तो अल्फ़ा किसके इक्वल मिल रहा है? यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से देखो 7/247, तो अल्फ़ा तो 1/a स्क्वायर के इक्वल है, तो 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7/247, तो 1/a स्क्वायर की हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो फिर a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 247/7, ये a स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारे पास 247/7। सेम लाइन में ये b स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ डाल दो, इलिप्स के इक्वेशन में यहाँ डाल दो, तो इलिप्स का इक्वेशन आ गया। सिंपल सी बात है, ये आ गया इलिप्स का इक्वेशन। कैलकुलेशन करना है तुम्हें। और पार्ट में क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालो, वर्टिसेस का निकालो, इसेंट्रिसिटी का निकालो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का निकालो, ये हाइपरबोला का, सब कुछ निकालो। बेटा इसमें ये हमारे पास तो हाइपरबोला है। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्म, ये हाइपरबोला के फॉर्म का है, जहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है, बी स्क्वायर 9 है। ये याद होना चाहिए हाइपरबोला में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। यहाँ पे हमने ए और बी का वैल्यू डाला तो हमें इसेंट्रिसिटी 5/4 आ गया। अब बाकी सब कोऑर्डिनेट फोकाई, ये होता है हाइपरबोला का। वैल्यू प्लग करो, ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया, ई का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब हाइपरबोला के सभी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ये होता है, इसमें ए और ई का वैल्यू डालो तो फोकाई का कोऑर्डिनेट आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ये होता है, ए का वैल्यू प्लग करो, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आ गया। इसेंट्रिसिटी का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, बी और ए का वैल्यू डालो, इसेंट्रिसिटी आ गया 5/4।
उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम का ये फॉर्मूला होता है, बी और ए का वैल्यू डालो, लेटेस्ट रेक्टम आ गया। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैं प्री एज्यूम ये कर रहा हूँ कि तुम्हें फॉर्मूला आता है, कंसेप्ट आता है। ये जो वीडियो लेक्चर का जो मोटो है वो ये है कि एक बार ना ब्रश अप करना, मतलब तुम्हें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो तुम्हें याद दिलाना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, फिर ओके, थैंक यू वेरी मच।